क्या कारण रहा, क्या वो पिच पॉइंट रहा, जब आपने सिविल सर्विस को छोड़ कर के आपने चुना राजनीति को? वर्तमान सत्ता में बीजेपी है, जी। आपने उसे जॉइन करने का क्यों नहीं सोचा? आप अगर उसमें आते तो पावर में आते तो और बेहतर तरीके से सेवा प्रदान कर सकते थे। जी। एग्ज़ैक्ट गांधीवाद है क्या? लोग सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़ यही होते हैं कि गांधीवाद क्या है? जो फ्रीबीज़ है, अमूमन बहुत से लोगों का एक बात निकल के आती है कि चुनावों के समय लोगों को कुछ सामग्रियाँ दे कर के उन्हें लुभाया जाता है, लचाया जाता है कि हमें वोट दो। तो फ्रीबीज़ के बाद ये चीज़ खुलेआम ज़ाहिर तरीके से और लीगल तरीके से की जा रही है। तो एक मतलब फ्रीबीज़ का ये भी नाम दिया गया है। आप इसे कहाँ तक वाजिब या फिर गलत मानते हैं? मैं आपको क्या बताऊँ कि मैं सत्ता पे नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, फिर भी मेरे पास में काम के लिए सैकड़ों बायोडाटा भी मेरे पास में ही रखे हुए हैं यहाँ पे। मैं आपको एक-एक बायोडाटा दिखा सकता हूँ कि कैसे-कैसे बायोडाटा है मेरे पास में। मेनली जो अभी सर्विस में लोग हैं, हुँ। उनका ये बात करना बहुत कठिन पड़ता है उनके लिए। एग्ज़ैक्ट ब्यूरोक्रेटिक सर्विस में आम आदमी तक चीज़ें नहीं पहुँच पाती हैं। इनका सबसे बड़ा लूपहोल क्या है? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तथ्य टॉक्स की विशेष श्रृंखला संवाद में। मैं हूँ हर्षित तिवारी और आज हमारी चर्चा, आज हमारा मंथन एक गहन मुद्दे में, गहन व्यक्ति के साथ है। हमारे बीच मौजूद हैं रमेश सिंह जी, जिन्होंने एक सिविल सर्विस का पद छोड़ के राजनीति को अपनाया। किस तरीके से रहा उनका सफ़र, क्या रहा उनका कारण? क्योंकि एक सिविल सर्विस जिसे कहा जाता है कि हार्ड वर्क की नौकरी, वहाँ से आना राजनीति में जो कि संघर्ष का कार्य होता है। क्या सफ़र है, ये बहुत ही रोमांचक घटना होती है, बहुत ही रोमांचक यात्रा होती है। रमेश जी, बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आपके व्यूअर्स को भी बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। नववर्ष के अवसर पे आपको और आपके व्यूअर्स को बहुत सारी शुभकामनाएँ और बहुत-बहुत बधाई। बहुत आने वाले इस वर्ष के महीनों में आप उत्तरोत्तर आगे बढ़ें, बेहतर करें, जी, ऐसी मेरी शुभकामनाएँ हैं। तो धन्यवाद आपका, आपको भी शुभकामनाएँ नववर्ष की। थैंक यू, धन्यवाद। तो कैसे हैं आप? कैसा काम चल रहा है बहुत आपका? शानदार, बहुत अच्छे और जैसा कि आपने बताया कि संघर्ष कर रहे हैं तो मुझे तो लगता है कि मुझे संघर्ष में ही आनंद है। जी, तो मैं तो आनंद ले रहा हूँ और जितना हो सकता है इस क्षेत्र के लिए जो मेरा स सामाजिक दायित्व है, राजनीतिक दायित्व है और भी दायित्व हो सकते हैं धर्म के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में या फिर वो युवा वर्ग के लिए जो भी सोच हो सकती है, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। अच्छा। तो सर मेरे लिए सबसे पहले मैं और व्यूअर्स ये जानना चाहेंगे कि क्या कारण रहा, क्या वो पिच पॉइंट रहा, जब आपने सिविल सर्विस को छोड़ कर के आपने चुना राजनीति को? देखिए, सेवा मानव धर्म ही सेवा है और हम मानव के रूप में इस समाज में, इस पृथ्वी में हैं, तो सेवा किसी भी जगह से की जा सकती है, उसका कोई क्षेत्र बंधा हुआ नहीं होता है। वो तो हम लोग तय करते हैं कि हमें किस क्षेत्र में काम करना है। अपने व्यक्तित्व के हिसाब से, अपने स्वभाव के हिसाब से, अपने पारिवारिक परिवेश के हिसाब से तय करते हैं। तो चूँकि मेरा बैकग्राउंड भी पिताजी मेरे सर्विस में रहे, तो उसी बैकग्राउंड से होने से मेरा भी पहला कोशिश यही था कि मैं सर्विस में जाऊँ और मैं गया भी। मैं पहले प्राइवेट जॉब में था, फिर उसके बाद में मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया। उस समय मेरे एक बड़े मित्र ने कहा कि आपका जो स्वभाव है वो थोड़ा-सा प्रशासनिक होना चाहिए जी। और आपका दृष्टिकोण उस दिशा में सूट करता है। वो खुद भी तैयारी कर रहा था। तो मैंने उसकी बात को महसूस किया। मुझे लगा कि हाँ, शायद मेरे अंदर से ऐसी चीज़ हैं जो इस दिशा में हम कुछ कर सकते हैं। तो फिर मैंने पीएससी और यूपीएससी की तैयारी की तरफ रुख किया और जब पढ़ाई शुरू की तो तब हमें लगा कि मैंने बहुत सारी चीज़ों को छोड़ा है क्योंकि हम एक विषय विशेष की तरफ में अध्ययन करते हैं। जैसे मेरा बैकग्राउंड स्नातक अभियांत्रिकी है, बी किया है मैंने, इंजीनियरिंग किया है इंदौर से। तो फिर सामाजिक रूप से प्रशासन के दृष्टिकोण से हम कई विषयों को टच नहीं कर पाए, इतिहास को टच नहीं कर पाए। 10th तक ज़रूर पढ़ा, हुँ, भूगोल है और भी ऐसे विषय हैं जिस जिस पर हमारा कभी ध्यान नहीं गया। लेकिन जब लोक सेवा की तैयारी में जुटे तो ये सारे विषय आ गए। जब सारे विषय आए तो फिर महसूस हुआ कि नहीं ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति विशेष या विषय विशेष पर काम करने से अच्छा है कि व्यापक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए
और फिर उस तरीके से फिर मैंने दृष्टिकोण को अपना व्यापक किया। तो उसका फ़ायदा मुझे बहुत अच्छे से मिला। मेरा दृष्टिकोण व्यापक हुआ तो मेरे समाज के प्रति सोचने का नज़रिया बदला। मैं जिस वर्ग से आता हूँ, अनुसूचित जनजाति वर्ग है, मैं गोंड जनजाति से हूँ। जी। तो वहाँ पर मैंने अपनी समाज की ज़िंदगी देखी, संस्कृति देखी, उनकी सभ्यता देखी, उनकी आर्थिक हालत देखी, तो मुझे महसूस हुआ कि मेरी दिशा सही है और उस दिशा में मुझे काम करना चाहिए। उससे मुझे प्रेरणा मिली जी। एक्चुअल कि मुझे कुछ करना चाहिए। हुँ। तो वो उस प्रेरणा ने बहुत ताकत दिया मुझे इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को, वो प्रतियोगी परीक्षा को क्रैक करने के लिए, इसमें सफल होने के लिए। जी। फिर मैं प्रशासनिक सेवा में जब प्रवेश किया तो उस समय बहुत सारी प्रशासनिक चीज़ें और शासन की चीज़ें, व्यवस्था को समझने का अवसर मिला, उस पर काम करना शुरू किया। और जब उस पे काम करना शुरू किया तो फिर ऐसा महसूस हुआ, करते चले गए, तो हमें महसूस हुआ कि मेरा जो दृष्टिकोण व्यापक है वो एक इस सेवा में, सिविल सेवा में जी। थोड़ा संकुचित है कि आप एक स्थान विशेष में जाके काम करते हैं या उस दिशा पर ही सोचते हैं। तो धीरे-धीरे करके ये प्रेरणा बनती गई, स्वयं प्रेरणा बनती गई कि मुझे इससे बड़े प्लेटफ़ॉर्म में जाना चाहिए और क्यों नहीं जाना चाहिए। अब ये इतनी योग्यता हासिल करने के बाद में लगता है कि व्यापक पैमाने पर काम करने का अवसर प्राप्त करना चाहिए। जी। तो फिर ये 2020 में ऐसी परिस्थिति निर्मित हो गई कि मुझे तय करना था कि या मैं राजनीति में जाऊँ या फिर प्रशासनिक सेवा में आगे लगातार काम करूँ। तो फिर मैंने उचित समझा कि 2 नाव में पैर रखने से बेहतर है कि हम एक नाव पे चलें और उसमें मुझे राजनीति का क्षेत्र बेहतर लगा। अच्छा। तो फिर मैंने वहाँ से यहाँ त्यागपत्र दे कर के राजनीति में प्रवेश किया। अच्छा, तो आप लगभग सिविल सर्विस में कितने वर्ष थे? साढ़े 14 साल, लगभग 14 साल 4 महीने। 14 साल 4 महीने। जी। लंबा सफ़र मतलब आपने हाँ, हाँ, हाँ। तय किया उसमें। हाँ, हाँ, हाँ। तो मूल अंतर क्या आपने महसूस किया एक राजनेता के तौर में और एक अधिकारी के तौर पे? राजनीति एक व्यापक विषय है और प्रशासन जो है एक उससे कम व्यापक है। उसका एक क्षेत्र निर्धारित होता है। जी। उसे उस दायरे से आप बाहर नहीं जा सकते। लेकिन राजनीति का दायरा है ही नहीं। हुँ। राजनीति एक ऐसी चीज़ है जहाँ से आप कई दृष्टिकोण से काम कर सकते हैं। जी। जैसे कि संगठन, एक राजनीतिक दल में आकर के एक संगठनात्मक रूप से भी काम कर सकते हैं। दूसरा, आप जो निर्वाचन होता है, इलेक्शन होता है, उस दृष्टिकोण से भी एक राजनीतिक दल के माध्यम से आप काम कर सकते हैं। तीसरा, आप सामाजिक आर्थिक रूप से और धार्मिक रूप से भी राजनीति में काफ़ी समावेश होता है, हर चीज़ का समावेश है। जी, जी। व्यापक दृष्टिकोण होता है। जी। तो वो भी एक दृष्टिकोण हो जाता है राजनीति का, तो बहुत फैला हुआ है। यहाँ मतलब आपका कोई ऐसा बंदिश नहीं है। जी। तो इसलिए मैंने राजनीति में आकर के और सोचा कि इस दिशा में चूँकि दृष्टिकोण व्यापक हो गया है, तो मुझे लगता है कि हाँ, राजनीति बेहतर जगह है जहाँ से मैं अपने दृष्टिकोण के माध्यम से हुँ। देश की, समाज की सेवा तत्परता से कर सकता हूँ। अच्छा, हुँ। तो अच्छा आपने ये सेवा का जो रुख था राजनीति की ओर अपनाया, हुँ। तो आपने कांग्रेस पार्टी का सिलेक्शन किया, आपने जेडीयू पार्टी जॉइन की वहाँ पे। वर्तमान सत्ता में बीजेपी है, जी। आपने उसे जॉइन करने का क्यों नहीं सोचा? आप अगर उसमें आते तो पावर में आते तो और बेहतर तरीके से सेवा प्रदान कर सकते थे। जी। देखिए, लोकतंत्र में केवल सत्ता पक्ष ही महत्वपूर्ण नहीं है। जी। मुझे लगता है कि विपक्ष भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। बिल्कुल। अगर भूमिका सत्ता पक्ष और विपक्ष में अगर विपक्ष जो है सजग है, जी। तो वो अपनी सजगता से सत्ता पक्ष को सजग बनाए रखता है। बिल्कुल। तो ये भी एक जगह है हुँ। और ऐसा नहीं है, सत्ता भी कांग्रेस पार्टी जो है बहुत देश की पुरानी पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी है हुँ। और इसने जो है जिस तरीके से स्वतंत्रता के पहले और स्वतंत्रता के बाद में अपनी भूमिका जिस ज़िम्मेदारी के साथ में निर्वहन किया है, इनके लीडर्स जो कि राष्ट्रपिता के रूप में जाने जाते हैं। पहले महात्मा प्रधानमंत्री से लेकर के 7वें 8वें प्रधानमंत्री तक भी कांग्रेस के लीडर्स रहे हैं। तो हुँ। जो भी देश में आज हम बैठ कर के बातचीत कर रहे हैं, निश्चित रूप से जी। अगर उसकी शुरुआत और नींव मजबूत नहीं होती तो मैं आपसे बात नहीं कर रहा होता। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात कही। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी की जो सोच है वो देश की सोच है। जी, जी। देश के जो सांप्रदायिक सद्भाव है,
सामंजस्य है, उसके अनुरूप कांग्रेस पार्टी की भी सोच है और हमारे देश के संविधान की भी सोच है। तो दोनों चीज़ें जब एक जैसी हैं और चूँकि मैंने भी देश स्तर पे मुझे बहुत जगह काम करने का अवसर मिला है, तो हमारा देश जैसा आप जानते हैं विभिन्नताओं का देश है। हर चीज़ में, चाहे फिर समाज हो, संस्कृति हो, वर्ग हो, भाषाएँ हों, अनेकों अनेक प्रकार की विभिन्नताएँ हैं। तो उन विभिन्नताओं को अगर एक जगह पर बैठाना, एक प्लेटफ़ॉर्म पे रखने का जो मादा है, जो सोच है, जो आज से नहीं, आज से लगभग 150 साल पहले से ही इस दिशा में मानी जाती है, तो निश्चित रूप से कांग्रेस बेटर प्लेस। अच्छा, आपको ये मतलब जितना आपने ज्ञान अर्जित किया, उस हिसाब से आपको कांग्रेस बेहतर लगी। अच्छा, एक बात और इसमें आती है, आपने क्योंकि ज्ञान अर्जित किया, आपको इतिहास का पता है, भूगोल का पता है, इकोनॉमिक्स का पता है। लोग कांग्रेस के इतिहास से बहुत प्रश्न उठाते हैं, बोलते हैं कि इसने देश को तोड़ा है, मतलब जो विभिन्नताओं की बात इन्हें तोड़ा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये एक राजनीतिक साजिश है जी। और इस राजनीतिक साजिश को करने के लिए जो सत्ता पक्ष है, उसका ये सोचना है कि हाँ, अगर हमारा तभी नाम आगे भविष्य में हो सकता है, आने वाली कई पीढ़ियों तक सो हो सकता है, हुँ, जब हम अपना पिछला पन्ना को पलट दें जी। और फिर वो पलट भी दें और उसको इस तरीके से कर दें कि वो कोई पढ़ ना पाए। तो फिर जो यहाँ का स्वतंत्रता का इतिहास है, हुँ, 1857 से स्टार्ट होता है और 1947 तक जाता है, 90 वर्ष का जो संघर्ष है। उस संघर्ष में कितने महान पुरुषों ने अपने जान की आहुति दी है और कितने विचारकों ने अपने विचारों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया है। तो वो सारे विचारकों को आज सारे जो महत्वपूर्ण ऐसे नेताओं का जो वर्तमान में हम उन्हें जानते हैं, इतिहास जब पढ़ते हैं तो वो उसकी वजह से क्या होता है कि जो सत्ता दल है, सत्ता दल को लगता है कि हमारा हमारा वजूद कैसे कायम हो। तो हमारा वजूद कायम करने के लिए फिर वो पिछले वजूद को ख़त्म करने की एक राजनीतिक साजिश होती है। तो इस कारण से ये सब चीज़ें हुआ करती हैं और वो करने का कोशिश करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग आज भी गांधीवादी हैं, बहुत सारे लोग जो हैं कांग्रेस की विचारधारा से वाकिफ़ हैं हुँ, और आज भी देश की दूसरी राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में अभी हैं। जी। और हमारे जो राष्ट्र के नेता हैं आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी का प्रोफ़ाइल अगर मैं आपको बताऊँ, अगर एक लाइन पे बता दूँ, तो पूरे विश्व में उसके जैसा व्यक्ति इस जगह पर अभी कोई नहीं है। हुँ, तो उस उनकी प्रोफ़ाइल के बारे में जब आप जानेंगे, समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। हमें भी 1 आध 2 बार उनके साथ में मौका मिला है। तो हमने पाया कि निश्चित रूप से ये व्यक्ति जो है एक तरीके का वैश्वीकृत है, ग्लोबलाइज़्ड हैं। जी। ठीक है? एक लीडर होता है कि ओरिजिनल लीडर हो सकता है, कंट्री लीडर हो सकता है, बट हुँ, ये ग्लोबलाइज़्ड हैं। हुँ, हुँ, ये ग्लोबल लीडर हैं क्योंकि इन्होंने बचपन से ही चीज़ों को बहुत नॉर्मली और कैज़ुअली तरीके से राजनीति में देखा है और हुँ, बहुत चीज़ इन्होंने अपने जीवन में भोगा है, खोया है। तो वो सारी चीज़ों का जब समावेश एक व्यक्तित्व में होता है, तो निश्चित रूप से उसका जो दृष्टिकोण है, वो बहुत व्यापक हो जाता है। वो फिर व्यक्ति विशेष या धर्म विशेष या क्षेत्र विशेष के बारे में बात नहीं करता है। बिल ये है, तो इसलिए कोशिश रहती है, राजनीतिक साजिश है। लेकिन ठीक है, वो उससे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। विचारधारा को कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल, इतिहास से खेला जाता है। हाँ। अच्छा, गांधीवादी आपने बात की। हुँ। एग्ज़ैक्ट गांधीवाद है क्या? लोग सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़ यही होते हैं कि गांधीवाद क्या है? क्या शांत रहना गांधीवाद है? क्या अहिंसा गांधीवाद है? मतलब लोग जो गांधी को पढ़ते भी हैं, उनकी पुस्तकें हैं जो कि चाहे वो हिंद स्वराज हो, चाहे वो उनकी आत्मकथा हो, इन्हें पढ़ने के बाद लोगों के मन में अलग कुंठा, अलग कन्फ्यूज़न आता है कि एग्ज़ैक्ट गांधी क्या है? तो अगर आपसे हम पूछें कि गांधी जी को बताएँ कि क्या है उनका गांधीवाद, तो कैसे बताएँगे आप? गांधीवाद एक ऐसी विचारधारा है, जो जब वो 1900 के दूसरे दशक में भारत आए, हुँ, तो जो देश की परिस्थिति थी, जी। देश की परिस्थिति बहुत बुरी थी। हुँ, ये मान के चलिए कि स्वतंत्रता के नाम पे भी कोई जागरूकता नहीं थी, हुँ, है ना? तो उस समय एक ऐसी शक्ति को सामने लाने की आवश्यकता थी जिससे कि हम सबको जोड़ सकें। जी।
सबको एक साथ लेकर के चल सके और उन्हें जागरूक कर सकें कि हम परतंत्र हैं, हमें स्वतंत्रता चाहिए, तो हमें कैसे स्वतंत्रता चाहिए। तो उस समय आप हथियार लेके चलते 1857 जो है हमारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उस समय, तो सफल नहीं हो पाया। बहुत सारे रानी लक्ष्मीबाई जी, तात्या टोपे जी, बहादुर शाह जफर जी वगैरह-वगैरह हमारे बहुत सारे लोगों ने उस समय आहुति दी थी अपने जानों की। तो एक वो एक एक्सपीरियंस था। जी। तो जब वो यहाँ आए तो फिर उन्होंने जब स्टडी किया, अध्ययन किया देश को, तो देश कई चीज़ों में बिखरा, जैसा आपको मैंने बताया कि हमारे देश में विभिन्नताएं बहुत हैं, सबको जोड़ना पड़ेगा ना। तो सबको जोड़ने के लिए आपके पास संसाधन क्या है? तो संसाधन ये था कि हम सच रहें, हम सत्य की राह पर चलें, हम अहिंसा के रास्ते पर चलें। अहिंसा मतलब हमें हिंसा नहीं करनी है। तो ये दो जो विषय थे, सिद्धांत थी, अवधारणा थी, इस पर गांधी जी ने काम करना शुरू किया। जी। जैसे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी अपनाने का आंदोलन, है ना? और इसी तरीके से फिर बाद में और भी कई नमक तोड़ने का भी आंदोलन किया और दांडी मार्च। हाँ, तो इस तरीके से अस्पृश्यता, बहुत बड़ी समस्या अनटचेबिलिटी थी वो तो, हाँ। और अभी भी समस्या एग्ज़ैक्टली। हाँ, तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक तरीके के मापदंड थे, ये वर्गीकरण थे जिसके माध्यम से लोगों को जोड़ना शुरू किया। जो जातियों के बीच में एक छुआछूत थी या उस विचारधारा को ख़त्म करने के लिए उन्होंने खुद भी मुहिम करी, वहाँ पे चंपारण में गए और फिर इधर कई ऐसे मूवमेंट उन्होंने किए। तो ये था कि सबको जोड़ने के लिए सच्चाई का कोई विकल्प नहीं है, सत्य का कोई विकल्प नहीं होता। बिल्कुल। तो सत्य और अहिंसा, हमें हिंसा नहीं करनी है। अगला हिंसात्मक में है ना? वो वायलेंट है, तो हमको नॉन वायलेंस में जाना पड़ेगा। एक हथियार होता है ना कि हमको मारना है, तो कभी-कभी उसके अगेंस्ट जो चीज़ होती है, उस पे जाने की आवश्यकता पड़ती है। अगर तुम मारना चाहते हो, हमें मार लो, कित्तों को मारोगे? जी। ये विचारधारा तो लाखों करोड़ों में जा चुकी, जी, जी। तो फिर कितनों को मारोगे? हुँ? ह्यूमैनिटी नाम की चीज़ होती है, मानवता, बिल्कुल। वो तो रहती है इंसानों के अंदर कहीं न कहीं। फिर आप कितने बर्बर हो जाएँ, कितने ऐसे जलियांवाला भी हुए, जिसमें बर्बरतापूर्वक देखा गया कि बहुत ही निर्मम तरीके से मासूम लोगों की जानें ली गई थीं। तो गांधी जी का जो सिद्धांत उस समय प्रासंगिक था, वो था सत्य, अहिंसा, अस्पृश्यता, स्वराज, ग्राम स्वराज। जी। कि हम खुद ही तय करेंगे, हमारी चीज़ों को कोई बाहर का व्यक्ति तय नहीं करेगा। जी। हम सत्य के आधार पर काम करेंगे और उस पर अड़े रहेंगे। हम अहिंसात्मक हो रहेंगे, जी। हम कोई प्रकार की हिंसा नहीं करेंगे और इनके विरोध में बात करेंगे, इनके विरोध में मूवमेंट चलाएँगे, आंदोलन चलाएँगे। तो ये जो सिद्धांत है, इन्हीं को गांधीवादी कहा जाता है और ये आज भी प्रासंगिक है, आज भी प्रासंगिक है। आप सबको जोड़ने की बात करते हैं, आप सत्य की बात करते हैं, अहिंसा की बात करते हैं। आप क्या क्या कहा जाए इसमें कि ग्राम स्वराज की बात करते हैं। एक ऐसे अवधारणा की बात करते हैं जिसमें आप सबको जोड़ करके चला जाए। जी। ये है गांधीवादी। हाँ, मतलब वर्तमान में जिस राम राज्य की बात की जाती है, वो राम राज्य गांधीवाद से संभव है। हाँ, राम राज्य एक अवधारणा है, सोच है कि उसमें सारी चीज़ें व्यवस्थित हैं। जी। यही राम राज्य है। जी। अगर व्यवस्थित है तो राम राज्य है। कोई भी व्यवस्था जो है अगर व्यवस्थित है तो वो राम राज है। जी। तो वही चीज़ गांधीज़्म भी है। वही चीज़ है कि सारी चीज़ें व्यवस्थित होनी चाहिए। तो अगर डिफरेंट टाइप की चीज़ें हैं, अलग-अलग प्रकार की चीज़ें हैं, तो उनकी एक जगह सुनिश्चित हो जानी चाहिए, तो व्यवस्थित है। तो ये है। अच्छा। अच्छा, जो आपने गांधी जी के विषय में बताया, जो समस्याएँ उस वक़्त थीं, अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखें, आप एक राजनेता के तौर में कई ग्राम में, कई शहरों में विज़िट करते हैं, देखते हैं, तो समस्या क्या समझते हैं आप? वास्तव में भारत के एक आम आदमी की, एक मध्यम वर्गीय की, एक गरीब की एग्ज़ैक्ट समस्या क्या है? राजनीतिक दृष्टिकोण से मैं जब चीज़ों को देखने की कोशिश करता हूँ, तो
कुछ चीज़ें समाधान में आती हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें समाधान राजनीति से नहीं की जा सकती है। उसमें सामाजिक रूप से उत्थान करने की, जैसे कई प्रकार की कुरीतियाँ होती हैं, हुँ, कुप्रथाएँ हैं। बहुत सारी प्रथाएँ हमारी खत्म हुई हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं और पैदा भी हो जाती हैं। कुरीतियाँ भी पैदा हो जाती हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, अनटचेबिलिटी है, हुँ, एक कुप्रथा है, एक कस्टम है ये। तो ये इस पे भी बहुत ज़्यादा अभी काम करने की ज़रूरत है। आप सामाजिक रूप से जब समाज में रहते हैं, तो आपका एक दायित्व होना चाहिए। वो आपका सामाजिक दायित्व किस तरीके से आप निभा सकते हैं। हुँ, आपका एक राजनीतिक दायित्व हो सकता है, उस राजनीतिक दायित्व को किस तरीके से आप देख सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं। इसी तरीके से धर्म का क्षेत्र भी है, इस अध्यात्म का क्षेत्र भी है और हेल्थ है, स्वास्थ्य भी है, शिक्षा भी है। तो कई व्यापक दृष्टिकोण से भी राजनीति का मतलब व्यापक दृष्टिकोण है, लेकिन राजनीति में एक चीज़ ये होती है कि भी लोगों को बेनिफिट क्या दे रहा है आप। हुँ, सरकार बहुत हद तक इन सब सारी चीज़ों के लिए ज़िम्मेदार होती है। हुँ, अगर सरकार इन सब चीज़ों पे काम नहीं कर रही है, जन-सामान्य की जागरूकता को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, कई प्रकार की नशावृत्तियों को लेकर के अगर काम नहीं कर रही है, तो निश्चित रूप से समाज जो है एक गर्त की दिशा में जाता है। तो गर्त की दिशा में जाता है, तो इसका सबसे पहला दायित्व तो शासन और सरकार का है, कि समाज कोई भी हो, किसी भी वर्ग का हो, उसको नीचे की दिशा में ले जाने का काम नहीं होना चाहिए, ये सुनिश्चित करना चाहिए। तो ये अभी मैं महसूस कर रहा हूँ कि मैंने साढ़े पिछले 20 सालों से ही आप मान सकते हैं कि मैं डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से समाज के कई जिलों में, मैंने लगभग 10 जिलों में मेरे को काम करने का ऐसे डायरेक्ट अवसर मिला है। तो मैंने महसूस किया है कि कुछ सामान्य बुराइयाँ हैं और कुछ सामान्य अपरिपक्वता है, जी, जिसमें जागरूकता में काम करने की आवश्यकता है और उस दिशा में काम करने के लिए एक राजनीतिक इच्छा शक्ति की भी आवश्यकता है। तो वो अब मैं अभी बात करूँगा आपसे, तो बहुत सारा लंबा विषय हो जाएगा वो। एक-एक विषय पर बात करना, कि जैसे महिलाओं के उनके सशक्तिकरण के बारे में, बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में, हुँ, या फिर बच्चियों के जो उनके साथ में जो परेशानियाँ हैं उनको लेकर के है। नशावृत्ति वगैरह भी हैं उसमें काफ़ी हद तक, और लोगों की जो मानसिकता एक तरीके से भौतिकवादी होती जा रही है, उस दिशा में। तो ये सामान्य तौर पर इस पर काम करने की ज़रूरत है, और जो शासन द्वारा संचालित योजनाएँ हैं, चाहे फिर हितग्राहीमूलक हों या फिर सामुदायिक-मूलक हों, उनको शत प्रतिशत ज़मीन में उतारने की भी आवश्यकता है। उसमें उसको भ्रष्टाचार उसमें नियंत्रित होने की करने की आवश्यकता है। क्योंकि अधिकतर जो योजनाएँ हैं, वो भ्रष्टाचार के कारण सही ढंग से उनका क्रियान्वयन नहीं हो पाता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने महसूस किया है और पिछले 20 सालों में महसूस किया है, और मुझे एक ऐसा लगता है कि कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिस पर अगर हम लोगों को जागरूक कर सकें, उनको संवेदनशील बना सकें, तो हम बेहतर परिणाम जी, दे सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों को बेहतर समाज दे सकते हैं। जी। अच्छा, आपने अभी जो बहुत एक विस्तृत बात बताई, इनमें एक और चीज़ निकल के आती है, वो है फ्रीबीज़। वर्तमान के समय में सरकारें जो हैं, फ्रीबीज़ को लेके बहुत काम करती हैं कि बहुत सारी योजनाओं से अलग-अलग समुदाय को, अलग-अलग वर्गों को कुछ राशि दी जाती है। तो आप क्या इसे सही मानते हैं? देखिए, अगर हम दे रहे हैं, तो ये तो सरकार का काम ही है। सरकार कभी भी कोई भी जो उस सरकार में सत्ता के रूप में रहते हैं, वो अपने से तो देते नहीं है, है ना? वो तो कहीं न कहीं जनता से ही एक तरीके से ली जाती है हुँ, टैक्सेस के रूप में, हुँ, और उसी को डिलीवर करते हैं वापस। उसी को उन्हीं की बेहतरी के लिए डिलीवर करते हैं। तो इसमें कोई इसमें क्या कहना चाहिए कि आर्थिक रूप से दे रहे हैं या फिर किसी योजना के माध्यम से, काम के माध्यम से, तो इसमें कोई मुझे गलत नहीं लगता। लेकिन हम दे रहे हैं तो उसका सुनिश्चित करना भी है कि उस पैसे का सही सदुपयोग हो। हुँ, अगर हम पैसे दे रहे हैं, किसी भी हितग्राहीमूलक योजना के तहत पैसे देते हैं या फिर सामुदायिक रूप से भी देते हैं, हुँ, तो हम इंश्योर करें, हम सुनिश्चित करें कि वो पैसा जो है, वो पैसा उनको उनके फलीभूत हो, उनकी आने वाली पीढ़ी को बेहतर करे। तो ये सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी है। जी।
अच्छा, इसमें ना जो फ्रीबीज़ है, अमूमन बहुत से लोगों का एक बात निकल के आती है कि चुनाव के समय लोगों को कुछ सामग्रियाँ दे कर के उन्हें लुभाया जाता है, लचाया जाता है कि हमें वोट दो। तो फ्रीबीज़ के बाद ये चीज़ खुलेआम ज़ाहिर तरीके से और लीगल तरीके से की जा रही है। तो एक मतलब फ्रीबीज़ का ये भी नाम दिया गया है। आप इसे कहाँ तक वाजिब या फिर गलत मानते हैं? ये बात तय सही है कि जो सत्ता में होंगे वो प्रिविलेज तो देंगे ही, हुँ, जनता को प्रिविलेज देंगे वो, और उसका बेनिफिट वो लेते भी हैं, मिलता भी है। लेकिन अगर हम इस बात को बताने के लिए सक्षम हो पाएँगे कि ये दे रहे हैं, ये चुनावी दृष्टिकोण से दे रहे हैं, जीतने के दृष्टिकोण से दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से, और जो वास्तविक मुद्दे हैं, जी। क्योंकि गरीबी तो आज भी वैसी ही की वैसी ही है। आपका भ्रष्टाचार जो है वो बिल्कुल चरम पर चल रहा है। उसमें ज़्यादा कुछ मुझे बताने की, जो आपके डेली जो हैं न्यूज़ खबरें आती हैं, आप देखते होंगे। और बेरोज़गारी की समस्या तो इतनी भयावह है कि मैं आपको क्या बताऊँ कि मैं सत्ता पे नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, फिर भी मेरे पास में काम के लिए सैकड़ों बायोडाटा भी मेरे पास में ही रखे हुए हैं यहाँ पे। मैं आपको एक-एक बायोडाटा दिखा सकता हूँ कि कैसे-कैसे बायोडाटा है मेरे पास में। कोई इंजीनियरिंग किया हुआ बायोडाटा है, वो बोलता है मुझे कॉलरी में लगा दीजिए। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। ऐसे कई भी हायर एजुकेशन के लोग हैं, कंप्यूटर स्किल्ड पर्सन हैं, एप्लीकेंट हैं। तो कुल मिला के ये है कि हम लोग इस दिशा में काम करना चाहिए, सरकार को, सत्ता को इस दिशा में काम करना चाहिए। लेकिन इलेक्शन मोड में आकर के और इलेक्शन जीतने के बाद में उस दिशा को में काम नहीं करना और फिर उसके बाद जनता को उनके हवाले ही छोड़ देना, हुँ, ये कहीं न कहीं अपने दायित्व से न्याय नहीं करना है। तो ये सरकार को सोचना पड़ेगा, और अभी कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये हर चीज़, ऐसी चीज़ जिस पर इनकी लापरवाहियाँ हैं, इनकी जो एक तरीके की स्वेच्छाचारिता है, उस पर हुँ। लगाम कसने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, चलिए एक और बात पूछता हूँ आपसे। मेनली जो अभी सर्विस में लोग हैं, हुँ। उनका ये बात कहना बहुत कठिन पड़ता है उनके लिए। एग्ज़ैक्ट ब्यूरोक्रेटिक सर्विस में आम आदमी तक चीज़ें नहीं पहुँच पाती हैं। इनका सबसे बड़ा लूपहोल क्या है? एक तो इच्छा शक्ति, मैं तो मुख्य रूप से राजनीतिक इच्छा शक्ति ही मानूँगा, हुँ, और कोई रीज़न नहीं है और कोई लूपहोल नहीं है। अगर जो सत्ता में है वो चाहेंगे तो 100% सर्विस डिलीवरी होगी, अगर वो नहीं चाहेंगे तो 100% सर्विस डिलीवरी नहीं होगी। तो ये तो 100% जो एक ही दायित्व, सत्ता का ही दायित्व है। हुँ, इसमें कोई ब्यूरोक्रेट का कोई वो नहीं है, ब्यूरोक्रेट उनके अधीनस्थ काम करते हैं, हुँ, वो जैसा चाहेंगे वो ब्यूरोक्रेट वैसा काम करेगा। इसमें कोई शंका नहीं है। तो ब्यूरोक्रेसी, लाल फीताशाही वगैरह जो है, मैं इसको इस तरीके से लेता हूँ कि वो एक नुमाइंदे हैं, हुँ। सरकार के नुमाइंदे हैं, और वो नुमाइंदे अपना 100% देते हैं, ऐसा नहीं है। तो राजनीतिक इच्छा शक्ति है, उसमें लूपहोल होता है। अच्छा, तो मतलब जो सिविल सर्वेंट्स हैं उन्हें प्रेशर झेलना होता है क्या पॉलिटिक्स का? क्या वो प्रेशर फेस करते हैं? आप, वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। पॉलिटिकल प्रेशर इन द सेंस ऐसा है कि भई अब मुझे ये बाँध बनानी है। अब उसमें हो सकता है कि बाँध बनाने के पीछे कुछ दुर्भावनाएँ भी काम करती होंगी। तो जब दुर्भावनाओं से आप ग्रसित होते हो तब पॉलिटिकल प्रेशर को आप महसूस करते हो। अगर दुर्भावनाएँ नहीं हैं, व्यक्तिगत कोई भ्रष्टाचार करने की मंशा नहीं है और बहुत शिद्दत से जनता की सेवा करने की इच्छा है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई पॉलिटिकल प्रेशर काम करेगा। अच्छा। अच्छा, एक बात और यदि हम आगे बढ़ें इस क्रम पे तो, एक आप जो एक लंबा समय आपने एक एसडीएम के तौर पे बिताया, फिर आप अब राजनीति में आए हुए हैं। तो अगर कोई व्यक्ति आपसे पूछे कि मैं कन्फ्यूज़ हूँ कि मैं राजनीति करना चाहता हूँ, मैं सिविल सर्विस में आना चाहता हूँ, तो आप उसे क्या एडवाइस देंगे, क्या सजेशन देंगे कि आप क्या करो, क्या उचित है आपके लिए? म मेरा ऐसा मानना है कि हर व्यक्ति का अपना एक व्यक्तित्व होता है, उसका स्वभाव होता है, हुँ, उसकी सोच होती है, उसका एक सामाजिक परिवेश होता है, पारिवारिक परिस्थितियाँ होती हैं, तो उसके आधार पे वो निर्धारण होता है। प्रत्येक व्यक्ति पॉलिटिक्स नहीं करेगा, हर व्यक्ति नौकरी नहीं करेगा, हर व्यक्ति बिज़नेस नहीं करेगा। हुँ, देयर आर सो मैनी डिपार्टमेंट्स और थिंग्स ना, वेयर वी कैन मूव अकॉर्डिंग टू आवर कैरेक्टर, हुँ, आवर एक्सपीरियंसेस, राइट? सो मेरा मानना ये है कि
आपको खुद को तय करना, यू हैव टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ कि व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर इनर साइड। हुँ, इफ यू थिंक यार यू लाइक इन स्टडी, सो वी शुड मूव ऑन दिस मैनर, है ना। हुँ, एंड इफ यू थिंक नहीं नहीं आई वांट टू डू इन बिजनेस, तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टर्स ना, तो आपको तय करना है। इट इज मेरा सजेशन ये रहता है कि भी आपको, यू हैव टू डिसाइड योर योर ओन वे। डोंट बी थिंक कि पॉलिटिक्स इज बेटर देन एनीथिंग, है ना। पॉलिटिक्स जस्ट लाइक वन ऑफ द प्लेस, वन ऑफ द एरिया, ये इस दिशा में काम कर सकते हैं। तो मैं पॉलिटिक्स की तरफ मुझे किसी ने मोटिवेट नहीं किया है। देयर इज हुँ, नो एनी मोटिवेशन फ्रॉम अदर साइड। हुँ, दिस इज माय सेल्फ मोटिवेशन। मैंने जब स्टडी शुरू किया था, मैंने आपको शुरू में बताया कि जिस तरीके से मैंने पीएससी का एग्जाम का तैयारी चल रहा था, उस समय मेरे मन में ये सब आने लगा कि हुँ, हाँ हाँ ये अच्छा ऐसा है, लोक प्रशासन, ये समाज शास्त्र है। मैंने अपने टेक्निकल बैकग्राउंड होने के बावजूद भी सोशल और एडमिनिस्ट्रेटिवली सब्जेक्ट को चूज किया था हुँ, पीएससी के लिए। तो मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि आपको ना अपने आप को समझने की आवश्यकता है। हुँ, मेरे से प्रेरित होने की आवश्यकता नहीं है। हुँ, आप खुद ही प्रेरित होइए अपने लिए। आप समझिए कि आपका क्या समझ है अंदर से। आप किस दिशा में जाना चाहते हैं। ज़रूरी नहीं कि सब लोग इंजीनियर इंजीनियर बनना चाह रहे हैं, डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, तो आप भी इंजीनियर या डॉक्टर बनो। अगर आपको आर्ट अच्छी लगती है, तो आप आर्ट में जाइए। ये मत सोचिए कि कोई क्या सोच रहा है। आप ये सोचिए कि मैं क्या सोच रहा हूँ और मैं क्या डिलीवर कर सकता हूँ अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने देश के लिए। तो आप बेहतर कर पाएँगे। आप पेंटिंग करके भी देश को सर्व कर सकते हैं। अच्छा पेंट करेंगे तो देश में और विदेश में आपकी ख्याति होगी, तो देश का नाम रोशन होता है। हुँ, हुँ, खेल-कूद है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, तो मेरा सजेशन ये रहता है कि आप अपने आप को तय अपने आप को तय करिए। अपने आप को सोचिए, अपने आप को समझिए कि आपका क्या तैयारी है। तो उस हिसाब से आप आगे बढ़िए, फ़ील्ड कोई भी हो। और आप बाहर से ये मत सोचिए, मोटिवेट होइए कि वो ऐसा कर रहा है तो मैं भी ऐसा करूँ। हुँ, ये मेरा कहना होता है। मैं सजेशन देता हूँ इस तरीके से, मतलब एडवाइस एडवाइस इस तरीके की रहती है। जी, आप अपने अपने प्लस पे काम करो ना, अपने पोटेंशियल पे काम करो। बिल्कुल। लोग अपना रैट ट्रैप जो बोलते हैं ना, वहाँ फँस जाते हैं जाके, कि सब लोग जहाँ भाग रहे हैं, वहीं भाग जाएँगे। हाँ, हाँ। सबको ये लगता है मैं पढ़ रहा हूँ, नौकरी करने के लिए पढ़ रहा हूँ। मैं तो भी हर आदमी 90 प्लस परसेंट तो नहीं लाता है ना। हुँ, कोई 35 पास मार्क भी होता है। हुँ, तो कैसे बड़ा पढ़ाई के क्षेत्र में या किसी भी बड़े पोस्ट में जा सकता है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है। तो आप 35 वाले हो ना, तो आप 35 में भी बहुत कुछ कर सकते हैं। आप हो सकता है कि आपका वो पढ़ाई वाला लाइन पे आपका नहीं दिमाग चल रहा है, लेकिन आपका हो सकता है आर्ट के साइड पे चल रहा हो, या हो सकता है आपका एग्रीकल्चर में मन लगता हो हुँ, सकता है आपको किसी और बिज़नेस में जाना हो, स्पिरिचुअल पे भी काफ़ी लोग बचपन से ही चले जाते हैं। जी, तो वो भी एक बहुत अच्छा है, आपको तो सोसाइटी को सर्व करना है, हुँ, तो वो कैसे करना है आपको डिसाइड करना है। सो दैट इज़ द पॉइंट। ओके। अच्छा, एक चीज़ और है, अभी के टाइम पे बहुत सारे लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में लगे हुए हैं, बहुत अच्छी खासी भीड़ है, जो कि कोचिंग सेंटर्स में है, कोचिंग लोकेशंस पे है। तो क्या सबको वो पद मिल पाना, सबको वो नौकरी मिल पाना संभव है? नहीं, कैसे सब सवाल ही पैदा नहीं होता, 1% लोग जाएँगे बस। हुँ, 99, यही तो मैं कह रहा हूँ कि यही दृष्टिकोण है आपका हुँ, कि 99% के बारे में क्या आपके पास में पॉलिसी है। हुँ, गवर्नमेंट्स हैव टू बी थिंक अबाउट ऑन दिस मैनर कि देयर आर सो मेनी यंग पर्सन हू दे आर ट्राइंग टू गेट सम एम्प्लॉयमेंट। हुँ, तो व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ गवर्नमेंट हुँ, टू द सोसाइटी। तो वो वहाँ पर तो गवर्नमेंट का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है अनएम्प्लॉयमेंट को एम्प्लॉयमेंट में कन्वर्ट करने के लिए। हुँ, तो निश्चित रूप से ये इस दिशा में काम करने की आवश्यकता है और गवर्नमेंट को काम करना चाहिए, उसी की ड्यूटी है कि अपने जो लोग हैं, अपनी जनता है, जनता में जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार देना सुनिश्चित करना ये गवर्नमेंट का काम है। हुँ। मतलब गवर्नमेंट का काम है बट सरकारी नौकरी सब मिलेंगी ये मुश्किल है, क्योंकि इतने 1% भी नहीं है, हाँ, 1% भी नहीं है ना। हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और है, आपने एक लंबा समय लगभग 14 साढ़े 14 साल का समय आपने सिविल सर्विस में बिताया और अब आप राजनीति में हैं। क्या आप ऐसा सोचते हैं कि एक राजनेता को इतिहास, भूगोल, जो इकोनॉमिक्स है उसका ज्ञान बहुत ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है।
बहुत ज़रूरी है, अगर आप एक ज़िम्मेदारी पद पे हैं, तो आपको इन सब चीज़ों की समझ होना बहुत ज़रूरी है, कंपल्सरी है। हुँ। मैं तो ये समझता हूँ कि अगर कोई भी जनप्रतिनिधि बनता है, तो उसका एक ट्रेनिंग ट्रेनिंग शेड्यूल बना करके इस दिशा में उनको बताने का प्रयास करना चाहिए और उनको एक दृष्टिकोण देना चाहिए कि उनको किस तरीके से अपने दायित्वों का निर्वहन करना है। जी। बहुत ज़रूरी है। अच्छा, जिस तरीके से सिविल सर्विस में होता है कि आपने एग्ज़ाम क्लियर किया, उसके बाद आपका 1 डेढ़ साल का ट्रेनिंग पीरियड होता है। तो क्या अगर वैसा ट्रेनिंग पीरियड अपन जो एमएलएज़ हैं, एमपीज़ हैं, उनके लिए भी अगर रखें? इतना तो संभव नहीं है, क्योंकि मैंने बताया ना कि चुनाव में कोई भी व्यक्ति जो है पार्टिसिपेट कर सकता है एक इलेक्शन में, एक कैंडिडेट के रूप में। तो जब वो आता है, तो वो किसी समाज के किसी भी वर्ग का हो सकता है। हुँ। उसका कोई भी मापदंड हो सकता है। तो यहाँ एक ही मापदंड होता है चुनाव में आने के लिए कि भी आपको एक एज पूरी करनी है, आप भारत के नागरिक होने चाहिए, मानसिक रूप से आप स्वस्थ और शारीरिक रूप से भी अगर थोड़ा हल्का-फुल्का है तो भी चलेगा, लेकिन मानसिक रूप से आप जितने स्वस्थ रहेंगे, उतना अच्छा आपके जनप्रतिनिधित्व के लिए काम आएगा। तो ये सब मापदंड है। तो उसमें क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति आके चुनाव लड़ता है और जीतता है, ठीक है ना? तो उसको एक ट्रेनिंग शेड्यूल में आप भेजोगे, तो 5 साल का उसका टेन्योर है। हुँ। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप जब चुनाव लड़ने जाओ, तो आप खुद ही पहले से ही वो एक्सपीरियंस लेकर के, जैसे मैं साढ़े 14 साल की प्रशासनिक सेवा दे करके हुँ। फिर मेरी पढ़ाई स्नातक की हुई अभियांत्रिकी में, फिर मैंने वो एक्सपीरियंस लिया। मैं बिज़नेस करता हूँ, मैं फार्मिंग करता हूँ। तो ये सारे एक्सपीरियंसेस के साथ में मैं एक पॉलिटिक्स में और इलेक्शन में आ रहा हूँ। तो मुझे कोई ट्रेनिंग की वैसे ऐसा ज़रूरत नहीं है, सीखने की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन मेरे को एज़ सच अभी तो मुझे लगता है कि जो भी जनप्रतिनिधि बनना चाहता है, उसको पहले अपना प्रिपरेशन कर लेना चाहिए। सारी चीज़ों को हाँ, सीखना आप चाहिए। पहले से ही तैयारी करके आप आइए हुँ। और फिर आप जनता की सेवा बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। हाँ, चलिए एक अच्छी बात रही। एक अब थोड़ा-सा पर्सनल क्वेश्चन पे आते हैं आपके। हुँ। अच्छा, आप कांग्रेस के राजनेता हैं, आपकी जो वाइफ़ हैं प्रीति सिंह जी, वो भी जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। तो अमूमन घर में क्या राजनीति का माहौल ही रहता है पूरा? ये आज से पहले ऐसा नहीं था, मतलब यहाँ रिज़ाइन करने के पहले ऐसा नहीं था। मैं प्रशासनिक सेवा में था, तो मैं पूरे टाइम बिज़ी होता था। हुँ। तो मैडम हाउसवाइफ़ थीं, वो ज़्यादा सोशल एक्टिविटीज़ उनको नहीं करना होता है। हुँ। वो अपने फैमिली को ही ज़्यादा फ़ोकस करती हैं। अच्छा। तो ये जब हम रिज़ाइन किए, उसके बाद में स्थानीय चुनाव आया 2022 में, तो एक मौका अपॉर्च्युनिटी मिला कि हमको चुनाव में जाना चाहिए। जी। तो चूँकि अध्यक्ष पद जो था वो महिला के लिए आरक्षित था, जी। तो स्पष्ट था कि भी हम तो उस पद को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, जी। महिला के लिए आरक्षित है। हुँ। तो फिर हमारे पास में विकल्प के तौर पे ये थी, हुँ। इन्होंने भी समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र में एमए किया हुआ है, पढ़ी-लिखी हैं, तो हमने कहा कि चलिए इनको भी साथ में लेते हैं। महिला सशक्तिकरण होना बहुत ज़रूरी ओके। है ना। अगर आप लीडरशिप में जाना चाहते हैं, तो महिलाओं को भी आगे आने देने का मौका होना चाहिए। तो ये तय किया गया और उनको फिर चुनाव में नामांकन दाखिल कराया गया और उन्हें चुनाव जिताया गया और फिर पूरी मेहनत लगी और सभी लोगों के आशीर्वाद से, शुभकामनाओं से उनको जिला पंचायत का अध्यक्ष पद में भी निर्वाचित होने का मौका मिला। सभी सदस्यों ने 11 में से 6 सदस्यों ने इन पर विश्वास जताया। तो ये इनको भी ये मौका मिला, तो राजनीति माहौल अब स्टार्ट हुआ है घर हुँ। में। अच्छा। हाँ, तो अब हम लोग थोड़ा-सा कोशिश करते हैं, जैसे कि कल ही हमारे 2 प्रोग्राम थे। जी। तो एक में मैडम चली गई, एक में मैं चला गया। हुँ। तो वो कंपनसेट हो गया। अच्छा। तो अभी तो हमारी समझ लीजिए पूरी फैमिली समाज की सेवा में और राजनीति के माध्यम से हम लोग काम कर रहे हैं और ईश्वर का बहुत-बहुत धन्यवाद है कि इस दिशा में हम लोग बेहतर कर रहे हैं। तो जैसा आपने बताया कि मैडम और आप दोनों ही राजनीति में हैं। तो वर्तमान में आप किन-किन प्रोग्राम्स को लीड कर रहे हैं? कहाँ-कहाँ पे क्या हो रहा है? हाँ, हमारा मेन फ़ोकस तो जिला पंचायत के माध्यम से पंचायत के स्तर पर हो रहे कामों को ही है कि किस तरीके से निर्माण कार्य हैं, आपके स्वास्थ्य संबंधी स्कीम्स हैं या फिर शिक्षा के क्षेत्र में हैं हुँ। और भी अन्य विभागों के काम हैं। तो मुख्य रूप से यही रहते हैं, जितने भी जिनको भी दिक्कत होती है वो हमसे उस बारे में अवगत कराते हैं। हम उनकी उन समस्याओं को, आवेदनों का निराकरण करने का प्रयास करते हैं और कराते हैं। दूसरी गतिविधियाँ ऐसी हैं कि
हमको जैसे मैंने बताया कि हमारा दृष्टिकोण व्यापक है। हम खेल की तरफ में भी बच्चों को ज़्यादा प्रोत्साहित करने का प्रयास करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी हम प्रोत्साहित करने का प्रयास करते हैं। जहाँ भी जाते हैं लगातार लोगों से बातचीत होती है और उनसे जितनी कोशिश होती है कि जिनका रोज़गार के बारे में भी बात होती है। और इसके अलावा भी जो सामाजिक सांस्कृतिक विषय होते हैं उस पर भी हम काम करते हैं। अ, हमने एक एनजीओ भी एस्टेब्लिश किया है इस दिशा में काम करने के लिए, अच्छा, जिसका नाम ट्रीज़ है। अच्छा। हाँ, तो उसके माध्यम से भी हम लोग काम करते हैं। तो कोशिश ये है कि पूरे एक व्यापक दृष्टिकोण के साथ में हम राजनीतिक प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से समाज की सेवा करें। अच्छा, तो जो आपका एनजीओ है ट्रीज़, जी। इसका मेन मोटिव क्या है? सोशल वर्क में भी ये है? ये ट्रीज़ एक्चुअली क्या है, ट्राइबल रीजनल इकोनॉमिकल सोशल फाउंडेशन है, ऐसा करके है ये। तो इसका मकसद है कि शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में ही हम काम करें। लोगों को जागरूक करने का मेनली हम जब कहीं पर हम जाते हैं तो इस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करते हैं। हुँ, बहुत सारे ट्राइबल एरिया हैं जहाँ पर अभी भी अवेयरनेस नहीं होने से वो बहुत छोटी उम्र में ही ख़त्म हो जाती हैं, महिलाएँ या हुँ, पुरुष भी हैं। नशावृत्ति पे भी काम हुँ, करते हैं। जैसे अभी पिछले 5 सितंबर को हमने नशा मुक्त कराया था, एक गाँव थी दुधमनी पंचायत। वो नशा मुक्त कराया था, खूब गाँव की रैलियाँ उसमें हुई, पूरी महिलाओं ने उसमें सहभागिता दिखाई हुँ, और आज भी वहाँ पर शराब नहीं पिया जाता है। तो इस तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में जैसे मैं स्कूल में मैडम के साथ जाते हैं हम लोग, स्कूल में बैठते हैं, पहले से ही बताते हैं कि हम 1 डेढ़ घंटे का सेशन करने वाले हैं और बच्चियों को खास तौर से फ़ोकस करने के लिए कि आप आत्मनिर्भर किस तरीके से बनेंगे, उस दिशा में और उनकी जो क्वेरीज़ होती हैं, उनकी जो समस्याएँ होती हैं, बातें होती हैं, वो भी सुन कर के उसका निराकरण करने का प्रयास इस फाउंडेशन के माध्यम से करते हैं। अच्छा। जी। नहीं, बहुत सही काम चल रहा है फिर तो ये, जी, जी, जी। बहुत आवश्यक भी। बहुत। अच्छा, अपना अगर कहें मध्य प्रदेश जो है, हुँ। ये ट्राइबल कम्युनिटीज़ यहाँ पे हैं, बहुत अधिक मात्रा में हैं और ट्राइबल कम्युनिटीज़ के पास आर्ट होता है, बहुत अच्छी कलाएँ होती हैं, प्रकृति से जुड़े होते हैं और इस दौरान वो काफ़ी समस्याओं को फेस करते हैं। तो वर्तमान में क्या समस्याएँ हैं ऐसी जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ फेस कर रही हैं? मुख्य रूप से समस्याएँ सामाजिक कुरीतियाँ ही हैं। जी। हम सब कुछ जानते हुए भी, समझते हुए भी अगर किसी स चीज़ से वशीभूत होकर के अगर समाज में जी रहे हैं, तो वो अ, उसका सामाजिक दायित्व सबका बनता है कि इस चीज़ से हम थोड़ा-सा बाहर निकलें, इस चीज़ से हम दूर निकलें क्योंकि अगर हम हमारे पास अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, हमारे पास मौके हैं काम करने के, लेकिन काम करने के बाद में उस मौके से जो हमको रिज़ल्ट मिलना चाहिए, वो रिज़ल्ट में कहीं न कहीं हम कमज़ोर पड़ते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति है, अगर वो दिन के ₹300 कमाता है, तो ₹300 कमा रहा है तो उसमें से 50 से ₹100 वो अपने नशे पे खर्च कर देता है। ₹200 घर पे देता है और फिर नशा करके घर पे आता है। और जब एक ग्रामीण अंचल की बात कर रहा हूँ और शहर में भी बहुत जगह ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। हुँ, तो वो उसका जो दुष्प्रभाव उनके बच्चों पर पड़ता है। हुँ, उनकी जो मानसिकता होती है, जो कि बहुत ही प्योर मानसिकता होती है, बहुत नेचुरल होती है, बहुत रॉ होती है, उस पर पड़ता है। तो जब माँ-बाप का परिवेश वो इस तरीके का होता है, तो फिर बच्चों के अंदर भी उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल। तो सामान्य तौर पर ग्रामीण अंचल में ये समस्या देखी जा रही है और मैं महसूस करता हूँ कि ये है, बिल्कुल है। तो ऐसे बहुत सारे परिवार भी होते हैं जो जागरूक होते हैं, तो मेहनत करते हैं, ₹400 अगर वो महीने डेली के कमाते हैं, तो उसमें से जो ₹100 वो वेस्ट करता है कोई व्यक्ति शराब में, तो वो व्यक्ति अपने बच्चों के परवरिश में एक्स्ट्रा खर्चा लगाता है। जी, तो ₹100 जब वो एक्स्ट्रा खर्चा लगाता है, तो फिर वो बच्चा अच्छा परफ़ॉर्म करने लगता है पढ़ाई में, खेल में और फिर वो नाम रोशन करने कैसे गरीब परिवार के बच्चे हैं, जिनके बच्चे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम रोशन करते हैं। आदिवासी कलाकृति के बारे में तो जग जाहिर है, इसमें कोई बताने की आवश्यकता नहीं है कि ये किस तरीके की कलाकृतियाँ हैं, उसके लोक कलाकृतियाँ हैं, जिस पे कि अपने को काम करने की ज़रूरत है, उसको प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है और इस दिशा में गवर्नमेंट जो है, अभी उतना अच्छा काम नहीं कर रही है और बहुत बेहतर तरीके से काम करना चाहिए। जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, जो सत्ता में हैं, वो इस बारे में रुचि नहीं रखते हैं।
तो इस कारण से भी ये कलाकृतियों का, क्योंकि अगर आपको वो कलाकृति का उचित मूल्यांकन नहीं होगा, उसको उचित सम्मान नहीं मिलेगा तो वो खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। तो वो चीज़ों के कारण अगर आप उनको सम्मान नहीं देंगे, उनकी चीज़ों को आप प्रेरित नहीं करेंगे, तो वो फिर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में फिर स्थानांतरित भी नहीं हो पाती बिल्कुल। है ना? तो ये गवर्नमेंट, बताया मैंने कि गवर्नमेंट किसी भी व्यक्ति के जीवन का, ये मान के चलिए कि 60 से 70% जो ज़िम्मेदारी है वो गवर्नमेंट की होती है। उसका बहुत बड़ा हाथ हो सकता है सामाजिक, आर्थिक रूप से किसी भी समाज को, वर्ग को ऊपर बढ़ाने में। बिल्कुल। अच्छा चलिए इस चर्चा से आगे बढ़ें अगर फ्यूचर की बात करें, आने वाले चुनाव में यदि आप एमएलए बनते हैं, आपका पहला कदम क्या होगा? मैं विधानसभा अनूपपुर क्षेत्र में अगर मैं इस ज़िम्मेदारी पे आता हूँ, तो मेरा सबसे पहला दायित्व तो पानी में काम करने का है। जी। मैं अब आपको भी अवगत हों आप भी अवगत होंगे इस विषय पर कि हमारे यहाँ खरीफ की फसल के अलावा हुँ, रबी की फसल मात्र 10 से 15% होती है और 85% जो ज़मीन है वो खाली रहती है। जिन ज़मीनों से हम रबी की फसल लेकर के अपनी आय को दुगना कर सकते हैं, उस दिशा में मैं काम कर रहा हूँ और मेरे पास पूरा मास्टर प्लान है और मैं उसमें काम कर रहा हूँ। अभी भी कि चल रहा है मेरा काम, मैं कुछ पायलट प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है मेरा, उसमें मैं लगा हुआ हूँ और उसको मैं शो करके दिखाना चाहता हूँ हुँ। लोगों को कि इस तरीके से आप अपना जो ज़मीन है उससे डबल अपना जो इनकम है कर सकते हैं। तो मेरा प्राथमिकता पानी पे काम करने का रहेगा। अच्छा, वैसे में आप अपना एमएलए पद के लिए कॉम्पिटिशन किस प्रकार देखते हैं अनूपपुर जिले में? कॉम्पिटिशन वैसा कुछ नहीं है, मेरे मेहनत और मेरी समझ और लोगों को मैं जितनी जल्दी ये समझा पाऊँगा कि मुझे आपको मौका देना चाहिए, हुँ, तो वो मेरा कॉम्पिटिशन वैसा किसी से नहीं है। मैं खुद ही जितनी ज़्यादा अच्छे से मेहनत करूँगा, हुँ। मेरे लिए अच्छा रहेगा। बिल्कुल, ये बात लोग समझे तो बहुत बढ़िया बात है। ये अमूमन ये जो आपने बात कही है, ये सिर्फ़ राजनीति की बात नहीं है, ये हर एक पड़ाव की बात है, हर एक परीक्षा की बात है। अच्छा चलिए, आखिरी में कुछ बातें करके अपन बात समाप्त करते हैं। हुँ। बुक्स पढ़ते हैं आप? अब उतना वक़्त नहीं मिलता है, पहले कभी? लेकिन मैंने पढ़ता पढ़ता था। अब तो आवश्यकता अनुसार पढ़ता हूँ। अच्छा, लिटरेचर? लिटरेचर तो कम ही पढ़ता हूँ। हुँ, मैं जब जॉब में था तो मैं ये सब बेयरिंग एक्ट कानून नियम की किताबें, हुँ, हुँ। वो तो पढ़नी रहती हैं। जब आप डाइस पे बैठते हो, जब आप न्याय करने के लिए बैठते हो, तो आपको किताबें पढ़नी पड़ती हैं। तो आवश्यकता अनुसार पढ़ता हूँ मैं। अच्छा, ऐसा मेरा हॉबी नहीं है वैसे अच्छा खास, हॉबी नहीं है कोई। हॉबी नहीं है। तो कोई विशेष कभी आपको लगा हो कि ये किताब का नाम सुना है मैंने, इसको पढ़ लेना चाहिए और पढ़ा हो आपने? कोई लिटरेचर की ऐसी किताब, साहित्य से जुड़ा कुछ ऐसा, हुँ। कोई है? ऐसा सच तो मेरा, मैंने बताया कि मैं आवश्यकता अनुसार पढ़ता हूँ। आवश्यकता अनुसार। हाँ, मुझे मतलब ना प्रेरणा लेनी होती है तो मैं किसी किताब वगैरह से तो आज तक मुझे हुआ नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि मैंने जो पीएससी किया, वो मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ कि उस समय मैंने सारे विषयों को पढ़ा। वो मैं मिस कर रहा था, लेकिन पीएससी के करने के बाद में वो सारी चीज़ें मेरी जो थी जिज्ञासा वहाँ खत्म हुई। हुँ, हुँ, हुँ। सारे विषयों को मैंने टच किया। अब तो आजकल मोबाइल है, सोशल मीडिया है और गूगल है, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस ही है, हुँ, तो हुँ। जो भी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, अपन वहाँ से देख लेते हैं। अच्छा, जो जितना ठीक लगता है उतना उठाते हैं, जो ठीक नहीं लगता उसको छोड़ छोड़ देते हैं। देते हैं। हाँ, ये तो लिटरेचर में इन द सेंस कि मैंने किताबें बहुत सी पढ़ी हैं। हुँ, मैंने स्वामी विवेकानंद जी की किताब पढ़ी है, उनके कर्मयोग वगैरह के बारे में मैंने पढ़ा है। गांधी जी को पढ़ा है। ऐसे अब इस तरीके से बात आएगी तो मैं गांधी जी को भी पढ़ा हूँ, ऐसा नहीं है। गांधी जी को पढ़ा है मैंने, स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ा है, गांधी जी को पढ़ा है और इसके अलावा फिर मैं तो ऐसा एज़ सच इस अपने से इंटरेस्ट लेकर के कोई चीज़ नहीं पढ़ी है। हाँ। जो चीज़ सामने आती गई, पढ़ते गए, छोड़ते गए, कुछ लेते गए। अच्छा, अगर आपने जो इतना अध्ययन किया हुआ है, उसके आधार पे अगर हम सोशल वे में बात करें, तो किसी व्यक्ति को किस चीज़ का ज्ञान ज़रूरी है पढ़ना? समाजशास्त्र हो गया, इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, है ना? अब भौतिकी हो गई आपकी मतलब रसायन वगैरह का जो विज्ञान के क्षेत्र हो गए। किस बारे में उनको जानकारी लेना बहुत आवश्यक है उनके दैनिक जीवन को लेके? वो आप पे निर्भर करता है कि आपका दैनिक जीवन किस क्षेत्र में है हाँ, ना? एक आम आदमी, एक सोशल आम आदमी के हिसाब से मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को ये मालूम होना चाहिए कि उसका व्यक्तिगत दायित्व क्या है, उसका पारिवारिक दायित्व क्या है, हुँ, उसका सामाजिक दायित्व क्या है, हुँ, उसका राजनीतिक दायित्व क्या है, उसका धार्मिक दायित्व क्या है।
इस दृष्टिकोण से जो भी आवश्यक हो, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़। हाँ, हाँ, राइट्स एंड ड्यूटीज़, तो उस हिसाब से दायित्वों को अगर इस दुनिया में आप आए हैं तो आपकी एक ज़िम्मेदारी फिक्स है। आप उसको कैसे निभाते हैं, उस दिशा में आप बिल्कुल आपको अध्ययन करना चाहिए। बिल्कुल। चलिए, बहुत सही बात। आखिरी में, एंड में एक मैसेज जो आप देना चाहेंगे सिटीज़न्स को, ऐसा कोई मैसेज? मेरा सभी से निवेदन है कि जो जैसे भी स्थिति में हैं, वो वैसे स्थिति उनके लिए बहुत अच्छी है। आप अपनी परिस्थितियों से शिकायत मत करिए। आपको ईश्वर ने अगर किसी प्रतिकूल परिस्थिति में डाला है, तो आप उस प्रतिकूल परिस्थिति को अवसर मान कर के आगे बढ़िए। आप अनुकूल स्थिति में हैं, तो आप उससे बेहतर करने के लिए आगे बढ़िए। तो ये व्यापक दृष्टिकोण से मैं बात कर रहा हूँ। हो सकता है आपकी जो परिस्थितियाँ शिक्षा के क्षेत्र में हो सकती हैं, धर्म के क्षेत्र में हो सकती हैं, कृषि के क्षेत्र में हो सकती हैं, अध्यात्म की तरफ हो सकती हैं, आपके लिटरेचर की तरफ हो सकती हैं, किसी और अन्य विषयों की पढ़ाई की तरफ हो सकती हैं, या किसी अन्य दायित्व को निर्वहन करने के लिए हो सकती हैं। तो परिस्थितियों को दोषी मानना मेरे हिसाब से उचित नहीं। उस परिस्थिति को आप, अगर वो प्रतिकूल है, तो अनुकूल करने के लिए जो भी आवश्यक कदम है वो उठाइए। और हर चीज़ में आपको अपने आप को स्थिर रखना बहुत ज़रूरी है। आपको सुगम बनाने के लिए अपने आप को तैयारी करना ज़रूरी है। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप एक अपने जीवन में लक्ष्य अपने वर्तमान परिस्थिति के हिसाब से तय करिए, अपने स्वभाव के हिसाब से तय करिए, और उस लक्ष्य को पाने के लिए जो भी आवश्यक कदम हो, जो भी आवश्यक मापदंड हो, उस मापदंड को पूरा करिए। सफलता निश्चित रूप से आपको आपके पास आएगी, और आपको अपने जीवन में जो आपने लक्ष्य निर्धारित किया है और उस लक्ष्य के आधार पर जो दायित्व निर्धारित किया है, उस दायित्व को बहुत अच्छे से कर पाएँगे। ऐसा ऐसा मेरा मैसेज है, ऐसी ऐसी मेरी सुझाव है। आप सभी को आने वाले समय पर ढेर सारी शुभकामनाएँ देता हूँ, और इस देश के लिए, हमारे समाज के लिए, स्टेट के लिए और बेहतर और उत्तरोत्तर उन्नति करे, ऐसी कामना करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक अपना कीमती समय दिया और बहुत यू। कुछ नॉलेजेबल चीज़ें जो हैं आपने साझा की। बेशक जो दर्शक हैं, जो लोग हैं, उन्हें बहुत कुछ जानने समझने का मौका मिलेगा। तो दोबारा धन्यवाद आपका। बहुत-बहुत शुक्रिया।